हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 4, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है 11th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन का। इसमें हम चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे, बेसिक से इसके एडवांस पोर्शन तक। एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, हर एक चीज़ हम सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी बुक के ही एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो होती है साइंस की, कि साइंस क्या है। तो साइंस बेसिकली द नॉलेज गेन्ड बाय मैन थ्रू सिस्टमेटिक एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। तो बेसिकली जो साइंस है, साइंस की डेफिनेशन जो बन रही है वो एक ऑब्जर्वेशन पर डिपेंडेंट होती है। ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो साइंस में जो भी रिजल्ट हैं, जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन स्टडी होती है। इसे ही साइंस कहा जाता है। अब देखिए, जो साइंस है, साइंस को ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, वही एक प्रूफ होगा साइंस का। अब साइंस के दो पार्ट होते हैं, एक होती है बायोलॉजिकल फिजिक्स और एक होती है फिजिकल साइंस। ठीक है, एक होती है बायोलॉजिकल साइंस, एक होती है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल बेसिकली जिसके अंदर हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे जूलॉजी हो गया, हमारा बॉटनी हो गया। तो ये दोनों पार्ट हमारे बायोलॉजिकल साइंस के हैं। फिजिकल के अंदर हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं और जो हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स, फिजिक्स को पढ़ते हैं, फिजिक्स की स्टडी करते हैं, वो फिजिकल साइंस में आती है। हर एक चीज़ की ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल स्टडी को साइंस कहते हैं। अब देखिए, जो जो दूसरी डेफिनेशन है वो हमारी फिजिक्स की है। अब फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of basic laws of natural phenomena and the which the property of matter, energy and their interaction are studied। देखिए, फिजिक्स बेसिकली क्या है? किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं हम, नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करेंगे। नेचुरल फिनोमिना की स्टडी ही हमारी फिजिकल साइंस कहलाती है या फिजिक्स कहलाती है। तो नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। नेचुरल फिनोमिना जैसे कि किसी भी पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, वो किसी के ऊपर फोर्स कितना लगा रहा है, मोमेंटम क्या है उसका। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सारी चीज़ों को हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली किसी भी मैटर की एनर्जी, इंट्रैक्शन और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी फिजिक्स कहलाती है। देखिए, अब मैटर वर्ड आया था, हम मैटर को समझ लेते हैं। इट इज समथिंग दैट हैज़ अ मास ऑक्यूपाइड सम स्पेस। तो देखिए, मैटर जो एवरी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, एवरी ऑब्जेक्ट इज अ मैटर, जो जिसके पास कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक मास होगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके कुछ ना कुछ मास होगा, और दूसरी चीज वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो। स्पेस ऑक्यूपाई मतलब हमें दिख रही हो, कुछ वॉल्यूम हो उसका, उसी को हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारी वो मैटर। तो एवरी ऑब्जेक्ट इज मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इसे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन फॉर्म में पढ़ते हैं। ये बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर कहलाती हैं। स्टेट ऑफ मैटर जो है हमारा, एक सॉलिड, दूसरा होगा लिक्विड और तीसरा होता है गैस। इसके अलावा दो और होते हैं, इसमें जो चौथे नंबर का है वो हमारा कहलाता है प्लाज्मा, और जो पांचवा है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये बेसिकली पांच हमारे स्टेट ऑफ मैटर कहलाती हैं। अब देखिए, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स इसलिए पढ़ी जाती है, मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ी जाती है कि फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आर सॉल्व बाय द मैथमेटिक एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी जाती है। दूसरी हमारी होती है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स बेसिकली हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स मतलब जहाँ हम न्यूटन्स के लॉस की स्टडी करते हैं।
न्यूटन्स के लॉ से फोर्स निकालना, वेलोसिटी, मोमेंटम, तो ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। थर्ड पार्ट जो है वो हमारा है थर्मोडायनेमिक्स, जो 11th क्लास में हम पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इज द अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ हीट, मतलब हीट के फ्लो की स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपको जो आएगा थर्मोडायनेमिक्स के अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो स्टेट अपन ने डिस्कस करी उन सब की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल पार्ट हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पूरा पार्ट जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स का है 8 चैप्टर तक। 9th और 10th चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स जो है हीट की स्टडी जो है 11, 12, 13 ये सब इस पे बेस्ड है। और फिर इसके अलावा लास्ट चैप्टर जो 14th है वो बेसिकली ऑसिलेशन का चैप्टर है। वो भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही आता है, पर उसको एक अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारे जो 11th क्लास में यूज़ होने वाले टॉपिक हैं वो हैं जो पार्ट हैं। बेसिकली इसके अलावा फिजिक्स की और भी ब्रांचेस होती हैं, जिसमें हमारी अनदर ब्रांच की अगर हम बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स होती है। क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ पर हम नेग्लिजिबल मास पार्टिकल की स्टडी करते हैं, या ऐसे पार्टिकल की स्टडी करते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, नेक्ड आइज से हमें वो दिखाई नहीं देते हैं, उनकी स्टडी की जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में। सेकेंड जो पार्ट है एक ईएमटी। ईएमटी मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बेसिकली हमारा पूरा 12th क्लास में है। 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से लेके 7th चैप्टर तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ही डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा क्लासिकल और मैथमेटिकल में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्टडी, ये भी एक फिजिक्स का पार्ट है। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, तो ये भी हमारे इसी का पार्ट होता है। सिक्स पार्ट जो है हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। 11th में हम वो जो पिछली साइड में डिस्कस करे थे वो वाले पार्ट डिस्कस करेंगे। और जब 12th क्लास की बात करेंगे तो उसमें ईएमटी का पार्ट आता है, इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक एंड सॉलिड, छोटा छोटा सा पार्ट आता है। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कहलाती हैं। देखिए ये तो जनरल बात हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं जो स्लाइड है हमारी, कंजर्वेशन लॉस। अब कंजर्वेशन लॉस क्या होता है, फिजिक्स के हमें डिफरेंट डिफरेंट कंजर्वेशन लॉस पढ़ना पड़ते हैं। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोल रहे हैं कि वो कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड का मीनिंग ये है कि दैट क्वांटिटी, सपोज मैं उस क्वांटिटी को ए से लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो इसको हम कंजर्वेशन लॉस बोलते हैं। कंजर्वेशन लॉस मींस ए की इनिशियल वैल्यू बराबर होगी ए की फाइनल वैल्यू के, तो ये हमारा कंजर्वेशन लॉस कहलाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट है। पहला कंजर्वेशन लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हम पी से लिखते हैं, ऊपर जो डेफिनेशन समझाई उससे हमें ये पता चलेगा कि पी की जो वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बट उसकी कंडीशन क्या है, एफ मस्ट बी ज़ीरो, मतलब वहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। और दूसरे वे में लिखेंगे तो पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, और वी कैन से पी फाइनल और पी इनिशियल को अगर हम माइनस करें तो वैल्यू कितनी आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। इसे हम चेंज से दर्शाते हैं। ये जो डेल्टा में बनाया है इसको डेल्टा बोलते हैं, तो बोला जाता है चेंज, चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज ज़ीरो। तो इस लॉ से यही है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यही वाली बात है, पी हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी तरीके से लॉ दूसरा वाला देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम बेसिकली एल से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mvr, mv वेयर लीनियर मोमेंटम, r उसकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट कहलाती है। तो ये जो l की वैल्यू है ये क्या होगी, कंजर्व्ड होगी, रिमेन्स कांस्टेंट होगी, बट कंडीशन इज टॉर्क विल बी जीरो। टॉर्क बेसिकली एक रोटेशनल फोर्स होता है, मतलब टॉर्क इनिशियल माइनस टॉर्क फाइनल विल बी जीरो, then this L will be conserved। देखिए इस सेकंड वाले की हमने बात कर ली कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर टॉर्क जो है कांस्टेंट होगा हमेशा। इसी तरीके से हम थर्ड पढ़ें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज स्टेट दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी का ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हमारे हिसाब से ई की जो इनिशियल वैल्यू है ई की फाइनल वैल्यू के बराबर होगी। ई हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मीनिंग ई की जो वैल्यू है रिमेन्स अनचेंज्ड होगी। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है इस कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का। तो और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली चार्ज के लिए बताया जाता है, जो चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसके लिए भी वही है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये ट्रांसफर हो सकता है, बट हमारा स्टेटमेंट सेम रहेगा। Q की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। Q इनिशियल Q फाइनल के बराबर रहेगा, और अगर हम चेंज देखें Q में तो वो जीरो के बराबर रहेगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए दो स्लाइड डिस्कस कर ली हमने। देखिए थर्ड स्लाइड पे आते हैं, जहाँ से अब हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट होता है। फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहली चीज जो है फिजिकल क्वांटिटी। ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइसली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए जो भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वो एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। यहाँ एग्जांपल में है लेंथ, मास एंड टाइम। तो बेसिकली हम मास को किलोग्राम में, अपने सिग्निफिकेंस के हिसाब से ग्राम में मेजर करते हैं, तो ये मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई भी क्वांटिटी जिसका हम मेजर कर सकें वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दो होती हैं। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो पहले की बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से। फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये नेचर में पहले से अवेलेबल हैं और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसको फंडामेंटल बोलते हैं। बेसिकली कौन कौन सी होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। पहली मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं यहाँ पर, ये सब हमारी फंडामेंटल है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे मास लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। किसी भी बॉडी के लिए हम मास को अलग लिख सकते हैं और लेंथ को अलग लिख सकते हैं। और देखिए इसी तरीके से अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज से फॉर्म होता है करंट। इस करंट को भी हम अलग से उस बॉडी के लिए लिख सकते हैं। तो ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, इसलिए इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। अब दूसरी देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी बेसिकली क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो इन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर क्वांटिटी बनेगी उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ईटीसी। मतलब फोर्स की बात करें हमने थोड़ी देर पहले जो टॉर्क लिखा, उसके पहले साथ में एनर्जी लिखी। ये सारी जो क्वांटिटीज हैं हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। मोमेंटम, जितनी भी इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटी पढ़ेंगे हम
होल 11, होल 12, BSc MSc हर जगह इनकी जो डिराइव्ड क्वांटिटी हैं वो ढेर सारी होंगी इन सातों के अलावा। अब देखिए इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेज़र भी करना है हमें, तो उसके लिए हम मेज़रमेंट मेथड का करते हैं। इसको हम नीड फॉर मेज़रमेंट भी कह देते हैं। नीड फॉर मेज़रमेंट बेसिकली क्या है? द प्रोसेस ऑफ measurement of the physical quantity actually involves its comparison with the standard reference। अब देखिए स्टैंडर्ड रेफरेंस जो यहाँ पर वर्ड लिखा है, इस स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब ये है कि हमने एक लेंथ नापी, उसका स्टैंडर्ड रेफरेंस दे के रखा है मीटर। तो कोई उसे सेंटीमीटर में नाप सकता है, कोई उसे किलोमीटर में नापता है। तो हम इस सेंटीमीटर का इस मीटर से या किलोमीटर का इस मीटर से जो कंपैरिजन करते हैं वही हमारा मेजरमेंट कहलाता है। तो किसी भी यूनिट का मेजरमेंट एक प्रिसाइज यूनिट के टर्म में, जैसे यहाँ पर यूनिट ली हमने मीटर, मीटर के टर्म में इनका कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। और यही हमारी नीड होती है। अब देखिए मेजरमेंट करने के लिए हमको डिफरेंट यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। अब डिफरेंट यूनिट क्या क्या है? द रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट of the given physical quantity is called the unit of that physical quantity. This means that the measurement is comparison of given physical quantity। तो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसी के दूसरे रेफरेंस में कंपैरिजन करना ही फिजिकल क्वांटिटी का मीज़र कहलाता है। अब उसकी यूनिट जैसे यहाँ सेंटीमीटर में लिखा तो यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर लिखा तो यूनिट सेंटीमीटर, अगर मैं किलोमीटर लिखता तो यूनिट जो है किलोमीटर उसकी बन जाती। तो एक रेफरेंस से इनका कंपैरिजन लिखना है, यही हमारा मेजरमेंट। और ये जो लिखा है किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर मीटर अकेला लिखा, तो ये हमारा इनका रेफरेंस है। जैसे ही एग्जाम्पल की बात करें तो हम किलोग्राम ले सकते हैं, ग्राम, मिलीग्राम, तो ये इन सब का कंपैरिजन करना ही हमारा यूनिट कहलाता है। अब देखिए कोई भी जो यूनिट है, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, नीचे वाले स्टेटमेंट में एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद द यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी लिखी हमने, तो वो फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से बनी होगी। उसमें एक वैल्यू होगी न्यूमेरिकल और एक उसकी होगी यूनिट। इन दो चीज़ों से मिलके हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनी होगी। जैसे अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, हमने बोला 5 केजी शुगर दे दीजिए, तो 5 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोला जाता है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड, और यहाँ किलोग्राम इसकी यूनिट है। इसी तरीके आपने कहीं हाइट मेज़र करी या लेंथ मेज़र करी, तो आपने बोला कि 160 सेंटीमीटर है, तो 168 सेंटीमीटर उसकी मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड सेंटीमीटर विल बी द यूनिट। बट हम इस सेंटीमीटर का भी कंपैरिजन बाद में मीटर से करेंगे। तो देखिए ये हमारी बेसिक बात हो गई। अब स्टैंडर्ड यूनिट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इट शुड बी वेल डिफाइंड, मतलब वो ब्रीफली डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी सूटेबल साइज, उसका साइज सूटेबल होना चाहिए, हम उसको मेजर कर सकें उस वे में। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस, जो भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट ले रहे हैं हम, वो यूनिट प्लेस चेंज करने से नहीं बदलना चाहिए, टाइम चेंज करने से नहीं बदलना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ वन, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर। इट शुड एक्सेप्टेबल टू ऑल। देखिए मतलब क्या है कि जो हमारी यूनिट है वो फिजिकल कंडीशन चेंज होने पर चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेशर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं, स्ट्रेन में चेंज करें, तो उसके यूनिट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेंथ चेंज हो सकती है बट यूनिट में चेंज नहीं आना चाहिए। इसके बाद देखिए, इट शुड इजीली कन्वर्टेबल इन सिमिलर यूनिट, मतलब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकें, आसानी से कर सकें। 1 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकें, तो इट शुड बी कन्वर्टेबल इन सिमिलर यूनिट। तो ये बेसिक हमारा नॉर्मल सा उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे फंडामेंटल
अपन ने क्वांटिटीज देखी थी थोड़ी देर पहले, अब जो बात है वो फंडामेंटल यूनिट की है। तो क्या लिखा है, दोज यूनिट विच आर टोटली इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। वी कैन measured फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय द फंडामेंटल यूनिट। तो जैसे हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, तो उन सबको मेजर करने के लिए ही 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो जैसे क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट थी, उसी तरीके से यूनिट भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। नेक्स्ट जो है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है, दोज यूनिट विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। दोज आर यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड यूनिट। तो जैसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को पढ़ा था, उसमें बोला था कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। इसी तरीके से डिराइव्ड यूनिट जो होगी वो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए होगी। फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए, डिराइव्ड यूनिट डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए। तो जितनी भी हैं, जैसे फोर्स है हमारा, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, तो ये सब जो हैं इनके लिए डिराइव्ड यूनिट लिखी जाएगी। इसे एक एग्जांपल की तरह डिस्कस करते हैं। जैसे आपने वेलोसिटी या फिर स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले, स्पीड इज इक्वल्स टू लिखा जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, डिस्टेंस बेसिकली एक तरीके से लेंथ है। लेंथ क्या है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम भी हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ को मेज़र करने के लिए हम मीटर लिख देंगे, तो टाइम को मेज़र करने के लिए सेकंड लिख देंगे। अब देखिए, जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो मीटर और सेकंड के कॉम्बिनेशन से आ रहा है। मतलब स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसके अंदर ये दो जो मीटर है और सेकंड है, ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। देखिए, ये हमारी नॉर्मल बात हो गई। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए, अब इन यूनिट को मेज़र करने के लिए अलग अलग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। जैसे कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, इसमें क्या है, बेसिक 4 सिस्टम होते हैं किसी भी यूनिट को मेज़र करने के लिए। जो फर्स्ट सिस्टम है वो सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मतलब जो लेंथ है उसे हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। अगर लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हैं तो वो सीजीएस सिस्टम। जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, मतलब अगर उस ऑब्जेक्ट का मास है तो उसे हम ग्राम में मेज़र करेंगे, इसलिए इसको जी लिखा। इसी तरीके से थर्ड टाइम है, उसे हम सेकंड में मेज़र करेंगे, ये हमारा कहलाएगा फंडामेंटल का जो है सीजीएस सिस्टम। कि लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करना है, मास को ग्राम में, एस को सेकंड में, तो इसलिए सीजीएस। दूसरा जो सिस्टम है वो हमारा है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मतलब अगेन लेंथ जो है अब सेंटीमीटर में नहीं, काय में मेज़र करेंगे, मीटर में। इसी तरीके से जो मास है, मास को हम ग्राम में नहीं किलोग्राम में मेज़र करेंगे, और जो टाइम है वो सेकंड में ही मेज़र होगा। तो दिस वाज द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड जो है, देखिए इसमें लेंथ जो है वो हमारे फुट में मेज़र होगी। लेंथ की जो यूनिट होगी वो फुट होगी। इसके बाद जो पाउंड है, पाउंड बेसिकली हमारे मास को मेज़र करेगा, ई स्टैंड्स फॉर पाउंड, और जो टाइम है वो सेकंड में ही मेज़र होगा। तो दिस वाज द थर्ड टाइप, एफपीएस सिस्टम। और जो देखिए जो चौथा है, इसको हम पूरे ओवरऑल यूज़ करेंगे हर एक जगह, 11th क्लास में, 12th क्लास में, इस एसआई सिस्टम से ही करते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। मतलब ये एक्सेप्टेबल टू ऑल है, हम इसे कहीं भी कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पर देखिए, अभी एक कुछ रिलेशन बताते हैं आपको। जो 1 पाउंड होता है, वो 1 पाउंड बेसिकली हमारा 400 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम लेंथ की बात करें तो 1 फुट विच इज़ इक्वल्स टू 12 इंच, और इसको आप डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक हमारा नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन था इन 3 के बारे में। अब देखिए, जो चौथा है
जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करेंगे, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, जिस सब में एक्सेप्टेबल होगा। तो जैसे जो एमकेएस में पढ़ा था, तो इसमें सिर्फ 3 यूनिट की बात करी, लेंथ, मास और टाइम की। पर इस एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट, और इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से बाद में डिराइव्ड यूनिट बनाई जाती हैं। देखिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एसआई सिस्टम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारा है एसआई यूनिट सिस्टम। देखिए इसमें आपको याद रखना है, क्योंकि हमें आगे डायमेंशनल एनालिसिस भी करना है, इसी टेबल से आप उसका यूज़ करेंगे। तो जो फर्स्ट वन होती है, वो बेसिकली हमारी फंडामेंटल या फिजिकल क्वांटिटी जो है, वो मास है। मास, इसको मेज़र करेंगे हम किलोग्राम में। इसकी स्टैंडर्ड रेफरेंस है मास का, वो किलोग्राम है। तो हर जगह हम सबसे पहले मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा देखिए सिंबल, सिंबल हम स्मॉल m से दिखाते हैं, और डायमेंशन एनालिसिस के लिए इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायमेंशन एनालिसिस में कैपिटल M लिखेंगे। दूसरा देखिए जो होता है हमारा लेंथ, लेंथ को हम मीटर में मेज़र करेंगे। अब हमें लेंथ किसी भी तरीके से दी हो, सबसे पहले हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना है। सिंबल जो यूज़ होता है, तो स्मॉल l से यूज़ करते हैं लेंथ को, कहीं x लिखते हैं, y लिखते हैं, r, तो ये सब लेंथ के सिंबल हैं। डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है कैपिटल L। थर्ड वन इज़ टाइम। जो टाइम है उसकी यूनिट होती है सेकंड। अब हमें अगर आर में टाइम दिया है कहीं, तो हम उसे सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। टाइम को एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, एस से डिस्प्लेसमेंट को भी डिनोट करते हैं, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। टी से डिनोट करेंगे टाइम। डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो कैपिटल टी। फोर्थ वन इज करंट। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, हम इसको एम्पियर यूज़ करेंगे। और जो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है वो कैपिटल ए होता है, और जो सिंबल है वो आई या फिर स्मॉल आई से दिखाते हैं। पांचवा हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट है वो है केल्विन। बेसिकली एम्पियर और केल्विन दो साइंटिस्ट हैं। टेम्परेचर को थीटा से लिखते हैं, या फिर हम कैपिटल टी से लिखते हैं। ये टेम्परेचर को डिनोट करने का तरीका है, और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है कैपिटल के। सिक्स्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिक्स्थ वन है हमारी वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। अब देखिए इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, और डिनोट करते हैं हम इसको सी डी से, और इंटेंसिटी के लिए बेसिकली कैपिटल आई ई या फिर सी डी के फॉर्म में ही डिनोट कर देते हैं। इसका मोस्ट ऑफ द यूज़ हमें नहीं होगा, कि ऊपर वाले 5 का ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है बेसिकली उसकी यूनिट होती है हमारी मोल, या मोल इनवर्स लिखते हैं। ये बेसिकली एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड है। जो एवोगैड्रो नंबर हमें बताता है कि 1 ग्राम किसी भी मटेरियल के सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं, या कितने एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये एवोगैड्रो नंबर बताता है। यूनिट बेसिकली इसकी मोल होती है। मोल के बाद इसको डिनोट करते हैं ए से, ए के यहाँ सफिक्स में एन लिख दे रहे हैं, ये एवोगैड्रो नंबर है। और डायमेंशन में भी मोल लिखा जाता है। तो जो एसआई सिस्टम है इन सातों से मिलके बना है। रिमेंबर करने वाली चीज़ क्या है कि मास कभी भी किसी में दिया हो, हमें सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करना है। लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेज़र करना है। तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। और इन सातों के आपको डायमेंशन फार्मूला भी याद रखना है, कि मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, मतलब मीटर को कैपिटल एल से, टाइम को सेकंड से या कैपिटल टी से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, कैंडेला को सी डी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो मोल है उसे मोल से रिप्रेजेंट करना होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये फर्स्ट पार्ट था, इसके आगे के पार्ट ऐसे कंटिन्यूस आते रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।